हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेस। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, आज हम शुरू करेंगे हमारा शॉर्ट आंसर्स वाला पार्ट। इससे पहले वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो उसको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तैयार हो ना तुम लोग? पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास? पेन और पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना है। राइट, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्या हमारे पास सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल हो सकता है? क्या कहते हो तुम लोग? क्या कोई सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल हो सकते हैं हमारे पास में? नहीं ना? यस सर, हमें पता है कि भाई कभी भी आइसोलेटेड पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, जब क्योंकि रिवीजन चल रहा था उस टाइम पे बात बताई गई थी कि भाई पोल्स हमेशा पेयर में आते हैं। अगर नॉर्थ पोल आए तो साउथ पोल साथ में आएगा, साउथ पोल आए तो नॉर्थ पोल साथ में जरूर आएगा। सो वी मस्ट से दैट द पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो यहां पे लिख लेना, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट poles exist in pairs, so we cannot have single north pole और single साउथ पोल। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कभी नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि पोल्स जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो पोल जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। तुम्हें याद होगा ये वाली बात, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था कि सपोज हमारे पास कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के अंदर, एक मिनट रुको, सो ये कोई बार मैग्नेट है मेरे पास में। इस बार मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको अगर मैं बीच में से कट कर देता हूं, बीच में से अगर मैं इसको कट करता हूं, तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि अकेला नॉर्थ पोल बनेगा और यहां अकेला साउथ पोल बनेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत है, ऐसा सोचना भी मत। ठीक है, तो किसी भी बार मैग्नेट को अगर बीच में से मैं कट कर देता हूं तो ऐसा नहीं होगा कि यहां अकेला नॉर्थ पोल बनेगा, अकेला साउथ पोल बनेगा। ये कट के नॉर्थ पोल आया तो इसके साथ साउथ पोल यहां पे बन जाएगा खुद ब खुद, इंड्यूस कह सकते हो तुम, हो जाता है। सिमिलरली अगर ये साउथ पोल कट के यहां पे आए तो ये साउथ पोल यहां पे नॉर्थ पोल बनवा देगा और ये एक अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, ये एक और मैग्नेट बन जाएगा। तो एक मैग्नेट को अगर आप कट करोगे तो दो मैग्नेट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि जो पोल्स है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोलेटेड पोल कभी नहीं होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हो गया नोट? चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है, आओ देखें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, डू टू डिस्टिंक्ट पोल एक्चुअली एग्जिस्ट एट नियर बाय पॉइंट्स इन अ मैग्नेटिक डाइपोल। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है, और उसके अलावा आपको ये बताना जरूरी है क्या कोई अपोजिट पोल्स पास पास हो सकते हैं क्या किसी डाइपोल में? सोचो जरा, सोच लिया? क्या बोलोगे, क्या कोई दो डिस्टिंक्ट पोल एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं एट टू नियर बाय पॉइंट्स इन अ मैग्नेटिक डाइपोल? सो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक डाइपोल की, तो एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया है ना, और ये ऑलरेडी पास में है। डाइपोल क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से इसको कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोलता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को पास पास रखा है तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। और अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास पास रखा है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, वो मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। अब वो कहना चाहता है कि चार्जेस जो है, जो पोल्स हैं ये पास पास है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि और पास पास रख दिया जाए इनको? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि इनको और पास पास रख दिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ और साउथ यहां पे आ जाए? बिल्कुल, हाँ। अरे एक बात बताओ, अगर नॉर्थ और साउथ पास पास आ जाए तो यहां पे कौन रहेगा फिर? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि नॉर्थ यहां पे आ जाए और साउथ यहां पे आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? डू डिस्टिंक्ट पोल, डिस्टिंक्ट मतलब अपोजिट पोल्स
एक्चुअली एग्जिस्ट एट अ टू नियर बाई पॉइंट्स। एक्चुअली में क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दो जो डिस्टिंक्ट पोल्स हैं वो नियर बाई पॉइंट्स एकदम पास पास आ जाए इन अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल था, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ और साउथ यहां पे आ जाए? अरे ऐसा हो गया तो यहां कौन रहेगा फिर? सर अगर ये इधर आ जाए पास पास में तो फिर पोल्स पे कौन रहेगा, यानी कि एंड्स पे कौन रहेगा, है ना? तो बेसिकली हम बोलते हैं कि पोल्स जो बनते हैं वो हमेशा हमारे एंड पे बनेंगे, ठीक है? किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को जब आप बनाते हो तो पोल्स कहां एग्जिस्ट करेंगे? एंड्स पे। तो डेफिनेटली ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना कि यार ये पोल्स पास पास आ जाए, क्योंकि अगर ये पास में आ गए तो साइड में कौन रहेगा फिर, है ना जी? अगर ये ऐसे पास पास आ जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो यहां कौन रहेगा फिर? तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम बोलते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल में ये बोलो या फिर किसी भी मैग्नेट में बोलो तो आप क्या बोलोगे, जो पोल्स होते हैं वो हमेशा उसके एंड पे होते हैं, ठीक है? तो स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, दैट इन अ मैग्नेटिक डाइपोल पोल्स एग्जिस्ट एट द एंड्स ओनली। तो यस लिखना, नो टू डिस्टिंक्ट पोल्स does not exist at two nearby points. Near by points in a magnetic dipole. Because poles exist at the end of the dipole. Poles exists at the ends of the dipole. भाई अगर तुम्हें इनको पास पास लाना है तो मैग्नेटिक डाइपोल को थोड़ा छोटा कर दो, बट ये मत बोल देना कि मैग्नेटिक डाइपोल में यहां से पोल्स को हटा दो और यहां पास पास लाके रख दो। ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा कहां पे होते हैं, एट इट्स एंड, एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसा मत बोल देना कहीं पे भी लाके। अच्छा तुम लोगों को बोलो ऐसा नहीं सर, ऐसा तो कर सकते ना, ऐसा तो कर ही सकते ना कि नॉर्थ पोल यहां रहने दो, साउथ को यहां ले आओ। ऐसा कर सकते हो कि तुम लोग नॉर्थ को यहीं रहने दो, साउथ को इसके पास में लेके आ जाओ, यहां बना देते साउथ को, तो यहां कौन रहेगा, एंड पे? कोई नहीं ना। तो ये चीज नहीं हो सकती है भाई, ये चीज नहीं हो सकती। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल में कोई भी चार्जेस जो होते हैं, मैग्नेटिक चार्जेस जो होते हैं वो एकदम एंड्स पे रहेंगे, सॉरी जो पोल्स होते हैं वो एकदम एंड्स पे रहेंगे। सेम चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ भी है। ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई इसको यहां रहे, इसको यहां से उठा के पास में ले जाके रख देते वहां पे, यहां कौन रहेगा फिर यार? अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हो तुम लोग तो क्या बोलोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां बना दिया तुमने, तो यहां कौन रहेगा फिर? तो ये वही वाली बात है, बिकॉज पोल जो है हमेशा एंड पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल में आप ये नहीं कर सकते हो कि दो पोल्स को, दो डिस्टिंक्ट पोल्स को पास पास ले जाके रख दिया जाए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। कर लिया नोट? चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलेगा हमसे, आओ देखें। Well, according to the question 3, an iron needle is attracted to the ends of a bar magnet, but not to the middle region of the magnet. सही बात है बिल्कुल। कोई भी जो नीडल होती है, आयरन नीडल होती है, वो हमेशा किसी भी मैग्नेट के एंड पे जाके वो चिपकती है, मिड में क्यों नहीं चिपकती? क्या ये मटेरियल मेकिंग की वजह से है? ऐसा तो नहीं कहीं कि मैग्नेट के एंड को अलग मटेरियल से बनाते हो, मैग्नेट का मिडल रीजन अलग मटेरियल से बनाते हो, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना? सोचो जरा। एक आयरन नीडल हमेशा अट्रैक्ट होती है एंड पे, लेकिन वो मिडल रीजन पे अट्रैक्ट नहीं होती है। तो क्या इसके पीछे यह वजह है कि मैग्नेट का जो मिडल पार्ट होता है उसको अलग मटेरियल से बनाते हैं और मैग्नेट के जो एंड पार्ट है उनको अलग मटेरियल से बनाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना? सोच लिया? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। नो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट, ऐसे लिखना, नो is the material making
the material making up the ends of a bar magnet is same ये बोल रहे डिफरेंट होता है क्या, तो बोलना नहीं डिफरेंट नहीं होता है, इज नॉट डिफरेंट, या फिर बोलो इज सेम, ठीक है, तो एक ही बात है, इज नॉट डिफरेंट, या फिर सेम भी लिख सकते थे तुम लोग, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मिडल रीजन। तो मैंने ये बात तो लिख दी है कि मटेरियल तो सेम होता है पूरे मैग्नेट का, पर इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि पोल्स पे ही जाके वो जो नीडल है वो अट्रैक्ट होती है लेकिन मिडल पे अट्रैक्ट नहीं होती है। मैंने तो लिखा है कि भाई मटेरियल मेकिंग सेम होता है पूरे मैग्नेट का। ये थोड़ी बोलोगे कि एक मैग्नेट बनाते टाइम पे हमने सर पोल्स को अलग मटेरियल से बनाया है, पोल्स को हमने अलग मटेरियल से बनाया है, फिर मिडल पार्ट को हमने अलग मटेरियल से बनाया है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम पूरे मैग्नेट को एक ही मटेरियल से बनाते हैं। फिर भी पोल्स पे जाके अट्रैक्शन होता है, मिडल में अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन पोल्स पे जो हमारे एंड्स पे जो पोल होते हैं हमारे पास में, एंड पे जो पोल्स होते हैं वो उस नीडल के अंदर एक और अपोजिट पोल इंड्यूस कर देते हैं, क्योंकि एंड पे क्या होता है, एंड पे होते हैं पोल्स जो कि मिडल में नहीं है, और किसी भी मैग्नेट में उसका जो अट्रैक्शन पावर है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्स। तो भाई साहब अगर पोल ही नहीं होंगे तो फिर काहे का अट्रैक्शन, काहे का रिपल्शन? तो यही बोल रहे हैं क्योंकि एंड पे होते हैं पोल्स और ये पोल्स रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन के। अब वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो बता देता हूं। एट द एंड्स, लिख लेना यहां पे, एट द एंड्स ऑफ अ डाइपोल, एट द magnet we have poles which are responsible for which are responsible for क्या होता है भैया, एंड पे, किसी भी मैग्नेट के एंड पे हमारे पास पोल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा अब ये कैसे करते हैं ये काम, ये भी पता है तुम लोगों को? ये पोल जो है जिनकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे कि आयरन है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और यहां पे क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लिया जाएगा टुवर्ड्स द पोल। पर ये पोल कैसे करता है ये काम? तो बेसिकली कोई भी पोल होता है वो इस आयरन नीडल के अंदर अपोजिट पोल को इंड्यूस करता है, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे सपोज करो मेरे पास एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो इस आयरन की नीडल के अंदर अपोजिट पोल्स को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इंड्यूसेस पोल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट नेचर लिख लेता हूं, या फिर लिखता हूं इंड्यूसेस अपोजिट पोल्स, है ना, ऑफ मैग्नेट। एक मिनट रुक जाओ यार तुम लोग, है ना।
ये लिख लेना, ये पूरे क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ये पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। पहली चीज उसने जो पूछी है, इज द मटेरियल मेकिंग ऑफ द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम दैट द मिडल। क्या ऐसा तो नहीं कि बार मैग्नेट के एंड को और मिडल को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है? तो हमने यहां पे लिखा है नहीं, ऐसा नहीं है, सेम मटेरियल का बना होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आयरन का निडल एंड से ही अट्रैक्ट होता है, मिडल पे अट्रैक्ट क्यों नहीं होता जाके? तो हमने बताया एंड पे पोल्स होते हैं जिनकी वजह से अट्रैक्शन होता है। तो पोल अट्रैक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दो। तो हमने इनको समझाया कि भाई साहब देखो क्या होता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो क्या करेंगे, इंड्यूस करते हैं अपोजिट पोल्स को। वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं अपोजिट पोल को इन दिस आयरन निडल, और फिर उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो, कलिए नोट। चले भाई आगे बढ़े, अगले सवाल पे आए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपेयर करो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड विद दैट ऑफ द फील्ड if the solenoid is replaced by a equivalent combination of north pole and the south pole। भाई जब एक सोलेनॉइड है और उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, आपको उसको कंपेयर करना है विद द फील्ड ऑफ अ मैग्नेट जिसके इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। अच्छा, कोई मैग्नेट नहीं है, जस्ट एक कॉम्बिनेशन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। ठीक है, तो वो भी एक मैग्नेट ही तो होता है यार, है ना। चलो भाई कंपेयर करते इसको। कर लिया कंपेयर, क्या होगा, क्या बोलोगे तुम लोग कि डायरेक्शन जो होती है सोलेनॉइड के अंदर की, तो एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया सोलेनॉइड को, ये स्विच लगा दिया और ये बन गया सोलेनॉइड। थोड़ा छोटा बनाना है सोलेनॉइड को, ये बन गया सोलेनॉइड, 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 सोलेनॉइड। अब जैसे ही तुमने स्विच को करा क्लोज, तो करंट हुआ फ्लो, करंट फ्लो हुआ सोलेनॉइड में, करंट फ्लो, करंट फ्लो, करंट फ्लो, करंट का फ्लो, करंट का फ्लो। इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड विल बी लाइक दिस। करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, अरे करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए फील्ड विल बी गो लाइक दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बनेगा, याद है तुम लोगों को, एंड द फील्ड इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। जो फील्ड होता था ये दिया जाता था म्यू नॉट एन आई, वेयर एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई रिप्रेजेंट्स द करंट। बहुत बढ़िया। अगर इस सोलेनॉइड को, if solenoid is replaced by its equivalent combination of north pole and south pole, so मान लीजिए मैंने इस सोलेनॉइड को रिप्लेस कर दिया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द साउथ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, व्हाट विल हैपन? सो ये लो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल, और फील्ड की बात करें तो इट विल गो लाइक दिस। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, वो बाहर की बातें नहीं मांग रहे, वो सिर्फ इनसाइड अ सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड ऐसे जा रहा है, यूनिफॉर्म है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिफॉर्म करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, इट विल बी योर यूनिफॉर्म फील्ड। अंदर देखोगे तो यहां पे भी कुछ वैसी ही पिक्चर दिखेगी। बाहर की बात अलग है, बाहर जाते ही ये फील्ड तुम्हारा ऐसे चला जाएगा और ये वाला फील्ड बाहर आते तुम्हारा ऐसे चला जाएगा। बाहर जाते फील्ड ऐसे फैल जाता है, ठीक है, ये तो बाहर की बातें हैं। तो मैग्नेट में भी तो यही होता है, बाहर जो होता है फील्ड विल गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, फील्ड विल गो फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, फील्ड विल गो फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड फील्ड विल गो फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो देखा हमने और पाया कि यार दोनों की फील्ड एक जैसी ही बन रही है। देख के क्या पाया कि दोनों की फील्ड एक जैसी बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, कंपेयर करो। सो बोल देना भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड
field inside the solenoid is same as that of magnet. Of combination of नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो भाई साहब इनसाइड द सोलेनॉइड जो फील्ड है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल वैसा है जैसा कि नॉर्थ और साउथ के कॉम्बिनेशन का बन रहा था. एक्चुअली नॉर्थ और साउथ का जब एक कॉम्बिनेशन बनाते हो तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है. वो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल जब साथ में आते हैं तो एक मैग्नेट बन जाता है. मैग्नेट के अंदर फील्ड ऐसा होता है, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड ऐसा होता है. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों का फील्ड जो होगा एक जैसा ही होगा. सो दोनों का फील्ड कैसा होगा, एक जैसा होगा. तुम एक काम करना, ये थोड़ा सा नीचे बना लेना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने ऊपर करके बना दिया. थोड़ा सा मैनेज कर लेना तुम लोग. इसको बना लो, इसको बना के वो चीज लिख लो फटाफट से. इसको बना लो और वो चीजें लिख लो वहां पे फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे. हुआ, समझ आया कुछ? सेम है ना, फील्ड देखने से कितनी सिमिलरिटी दिख रही है. यही बाहर आएगी और यहां से एंटर कर जाएगी, बाहर आएगी यहां से एंटर कर जाएगी. ये फील्ड बाहर आई, एंटर कर गई, बाहर आई, यहां से एंटर करेगी. बिल्कुल सेम फील्ड है. सो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा दोनों सेम ही है. तो मैंने भी वही लिख दिया, दोनों सेम है. समझ गए ना? कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें. चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल हमसे क्या बोलता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज sketch the magnetic field lines of a current carrying circular loop near its center. Replace the loop by an equivalent magnetic dipole and sketch the magnetic field lines near the center of the dipole. Identify the difference. What is the difference? तो एक तो current carrying coil है, एक तो current carrying coil है. Current will go like this. ठीक है. So current will go like this anti clockwise direction में. ये रहा सेंटर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ. और अब इस करंट कैरिंग कॉइल को आप रिप्लेस कर दीजिए विद द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल. इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल से इसको आप रिप्लेस कर दीजिए. तो ये साउथ, ये नॉर्थ. दिस विल बी योर डाइपोल. ये एक डाइपोल है, इट इज नॉट योर मैग्नेट, बट मैं बोलूंगा हाँ एक डाइपोल है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, इसलिए मैं इसको नहीं बनाता हूं. ठीक है. सो बस यहां पे नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इनका एक कॉम्बिनेशन है और एक ये डाइपोल बन जाता है. जब एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास पास रखोगे इट विल बिहेव एज अ डाइपोल. नाउ क्या होगा भाई, दोनों की फील्ड के बारे में जरा बताओ, विस्तार में समझाओ. ये सेंटर है कॉइल का, ये सेंटर है डाइपोल का. ये सेंटर है कॉइल का, वो सेंटर है डाइपोल का. फील्ड के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं. तो भाई वी नो बेटर, अगर यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सेंटर से जो फील्ड पास होगी इट विल गो लाइक दिस. एक्चुअली फील्ड जो पास होती है वो ऐसे होती है. ऐसे बनती है फील्ड. ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से फील्ड ऐसे बनती है. ठीक है जी, समझ गए बात को हम लोग अच्छे से. ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया. ये करंट कैरिंग कॉइल जिसकी वजह से फील्ड इस तरीके से बन रही है. अब जरा एक डाइपोल बनाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल. ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा. एंड यहां पे थोड़ा सा आउटलाइंस बना देता हूं सो दैट थोड़ा सा फील आ जाए चीजों का, है ना.
जस्ट फॉर द कन्वीनियंस पार्ट मैं इसका आउटलाइनिंग बना रहा हूं। ये एक करंट कैरिंग कॉइल जिसकी वजह से सेंटर पे फील्ड तुम्हें दिख रहा है, तो फील्ड इज समथिंग लाइक विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सो फील्ड जो होगा, जो सेंटर से पास होगा, वो कैसा होगा, या मैं बोलूं सेंटर के पास से, नियर द सेंटर जो फील्ड होगा, इट विल पास थ्रू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, यानी कि प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर होगा। इसका फील्ड देखो कैसा बनेगा। वी नो बेटर कि किसी भी डाइपोल की बात करें तो उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल पास पास होते हैं। मैग्नेट नहीं है, ये डाइपोल है। सो यहां पे जब नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेगी, इट विल गो लाइक दिस, साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेगी, साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाएगी जाके। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाती है। और फील्ड लाइंस निकलेगी और टर्मिनेट होगी। बट एक डिफरेंस है दोनों में। इसका जो सेंटर है वहां से तो फील्ड लाइन पास हो रही है सेंटर से, लेकिन किसी भी डाइपोल के सेंटर से फील्ड लाइन पास नहीं होगी, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन आ रही थी वो आके साउथ पे टर्मिनेट हो गई। हाँ, अगर बाहर मैग्नेट होता तो बात अलग थी, बाहर मैग्नेट के तो अंदर भी फील्ड चलती है, बट ये बाहर मैग्नेट थोड़ी है, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल है। बाहर मैग्नेट होता तो हाँ हम बोल सकते थे कि मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस चलती है, बट दिस इज नॉट अ मैग्नेट, इट्स अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो जो भी फील्ड लाइंस निकलेगी वो साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी बस। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, सेंटर से भी फील्ड लाइन पास होती है। सो इन केस ऑफ कॉइल, in case of coil, magnetic field passes through center, and is perpendicular to the plane, लेकिन in case of the dipole, case of magnetic dipole, in case of magnetic dipole, फील्ड लाइंस जो है सेंटर से पास नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू सेंटर, वो सेंटर से पास ही नहीं होती है। यहां पे तो क्या रहा है, सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहां पे सेंटर से पास ही नहीं हो रही, तो काहे का परपेंडिकुलर, काहे का पैरेलल, कुछ भी नहीं है। तो भैया मैंने पहली बात तो डायग्राम बना दिया है, दूसरी बात मैंने ये आइडेंटिफाई कर दिया डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि फील्ड लाइन सेंटर से पास होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर ये कॉइल ऐसी है, ये कॉइल ऐसे रखी है, तो फील्ड ऐसे चला जाएगा उसके परपेंडिकुलर। लेकिन ये डाइपोल है, डाइपोल में ऐसा नहीं होता है। डाइपोल में ऐसा नहीं होगा ना, डाइपोल में अंदर थोड़ी फील्ड लाइन चलेगी, वो मैग्नेट थोड़ी है यार, ये डाइपोल है। डाइपोल में तो दो पोल्स होते हैं, उनको पास पास रखा जाता है, दो पोल्स अपोजिट पोलैरिटी के जिनको पास पास रखा जाता है। मैग्नेट तो अलग चीज हो जाती है, ये डाइपोल है। थोड़ी सी डिफरेंस है, दिखने में सेम दिखेंगे लेकिन फील अलग अलग है दोनों को। ठीक है, ये तो हम मानते हैं वैसे भी कि दो पोल्स हैं, मानते हैं। पहली बात तो आइसोलेटेड पोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, पास पास ले जाके रखा है इनको। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आइसोलेटेड पोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, बट फिर भी हमने मान लिया कि चलो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है जिनको पास पास रखा है। तो यहां पे डॉटेड लाइन बनाने का मतलब यही है कि यहां पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है कि तुम ये मत बोलना साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइन चली जाएगी। वो मैग्नेट के अंदर ही होता है, सिर्फ मैग्नेट होगा तो उसके अंदर होगी कहानी। ये मैग्नेट नहीं है, ये डाइपोल है, अंतर है दोनों में। ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े क्या आगे? आ जाओ जी। सो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो ना, वो डाइपोल है। डाइपोल में हम क्या अज्यूम करते हैं कि दो पोल्स अपोजिट पोलैरिटी के पास पास रखे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज अपोजिट नेचर के पास पास रखे होते हैं।
मैग्नेट में एंड पे एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, वो अलग बात है। डाइपोल में दो पोल्स को हम अलग अलग मानते हैं और पास पास रखते लगे। अब यहां पे अगर आप देखेंगे सो डेफिनेटली यार ऐसा कोई, पहली बात तो आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी हमने मान लिया, मान लो, अज्यूम करने में कुछ नहीं जाता है, अज्यूम कर लो कि एक नॉर्थ पोल है अकेला उठा के लाए, एक साउथ पोल है अकेला उठा के लाए, पास पास रख दिया, डाइपोल बन गया। अब बीच में कुछ नहीं है इनके, खाली है बीच में, तभी तो साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइंस नहीं जाती है, सिर्फ नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस जाती है। ठीक है, चलिए जी, तो एक डिफरेंस क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोलता है, आओ देखें। वेल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल इज गिवन एज F इक्वल्स टू mb वेक्टर। F वेक्टर इज अ, वी नो बेटर कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दिस फोर्स इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। Does it contradict our earlier knowledge that the magnetic field can exert force only perpendicular to the magnetic field? पहले पढ़ा था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है ना। पहले तो यही पढ़ा था कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लगाएगा वो हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस बार कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी बोलती है कि भाई साहब ये जो फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है किसी पोल के ऊपर, वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो तुम्हारा पुराना ज्ञान क्या उसको इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्या उसको इसने अपोज कर दिया? तुम्हारा पिछला ज्ञान, पिछले चैप्टर से जो तुम्हें नॉलेज मिली थी वो कहती थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया है वो पैरेलल है फील्ड के। तो भाई ये तो कचरा हो गया ना। सोचो जरा, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? तो हां बिल्कुल, यस इट विल कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, अपने पुराने ज्ञान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट हम उसको समझाना चाहते हैं ये बात कि भाई साहब समझो, दोनों सिनेरियो अलग अलग है। हां, मैं मानता हूं कि इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। पहले हम यही समझते थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन अभी नई बातें पता चली, एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, तो ये भी पता चला कि नहीं यार, कोई जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर ही लगे, पैरेलल फोर्स भी लग सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन जरूर हुआ है, लेकिन कुछ नया भी तो सीखा है तुमने। अरे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है यानी कि अपोजिशन किया है। पहले फॉर्मूला लगाते थे F इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद करो, और बोलते थे F वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा V वेक्टर के, F वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के। तो यहां से एक बात समझते थे कि भाई साहब किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता था। ये पुरानी बातें थी, लेकिन इस बार उसने एक नई बात बोल दी और बोला कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट को रख दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट को रख दो। मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखो। हमने बोला ठीक है रुक जाओ, ये देख लिया नॉर्थ पोल, ये देख लिया साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे फोर्स लगा M इंटू बी, साउथ पोल पे फोर्स लगा M इंटू बी। अब ये जो फोर्स है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहां पे जो MB वाला फोर्स नॉर्थ पोल पे लग रहा है, MB वाला फोर्स जो नॉर्थ पोल पे लग रहा है, ये जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। क्या तुम्हारे पुराने नॉलेज को इसने अपोज कर दिया? हां सर कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अपोज तो किया लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया है। ये फोर्स कब लगता था? जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता था। और ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है किसी भी किस पे? पोल पे। समझे बात को, दोनों अलग अलग फोर्सेस है। हां, कॉन्सेप्ट जो बोलता था, पहले सिर्फ यही जानते थे कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक नई बात सामने आई जिसने हमें बोला कि यार मैग्नेटिक फोर्स जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, पैरेलल भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर हो फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के पैरेलल भी हो सकता है। हां, जो सिनेरियो है दोनों अलग अलग है। यह सिनेरियो बोलता है कि एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में एंटर करेगा, यह सिनेरियो बोलता है कि किसी पोल को आपने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। दोनों के केसेस अलग अलग है, लेकिन एक बात पता चली कि जरूरी नहीं है फोर्स फील्ड के परपेंडिकुलर हो, फोर्स फील्ड के पैरेलल भी हो सकता है। तो यही तो बोल रहे हैं कि जो फोर्स है वो फील्ड के पैरेलल है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे पुराने नॉलेज को जो हमसे बोलता है कि जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर हो फील्ड के? तो यस, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे पुराने नॉलेज को। लेकिन एक बात ध्यान रखो, but make sure both have the different cases, but make sure that these two are, कौन से दो? ये दो, these two are different cases। ठीक है, तो दोनों ही जो है हमारे पास अलग अलग केसेस है, तो इनको रिलेट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये मत कर देना कि तुम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के यहां पे भी फोर्स परपेंडिकुलर बना रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के यहां पे फोर्स पैरेलल बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं, केसेस अलग है, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग केसेस है ना। हाँ, ये केस नंबर 2 है हमारे पास में और ये केस नंबर 1 है। सर दोनों केसेस अलग अलग है, बस हाँ एक नई बात पता चल गई कि जरूरी नहीं है फोर्स परपेंडिकुलर हो, फोर्स पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग केसेस के हिसाब से हमारा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन शो करेगा। किसी केस में फोर्स परपेंडिकुलर हो सकता है, किसी केस में फोर्स पैरेलल हो सकता है। तो यस, हमारा जो पुराना नॉलेज था जो हमें यह बोलता था कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होगा फील्ड के, वो बात हमने गलत पढ़ी थी। वो फोर्स पैरेलल भी हो सकता है फील्ड के। तो बोला ना ओनली, ओनली मतलब कि गलत बात है। मैग्नेटिक फोर्स ओनली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड गलत बात है, पैरेलल भी हो सकता है। बस इतनी सी बात समझानी थी। ठीक है, तो ये दोनों केसेस बना लो, ये लिख लो और वो जरूर लिखना कि दोनों केसेस अलग अलग है। मेक श्योर दैट दीज टू आर द डिफरेंट केसेस। ये सेम नहीं है, ये चार्ज पे लग रहा है, वो पोल पे लग रहा है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो कि पोल पे लगता है। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज पे लगता है। दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे लगेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर, चार्ज पे लगे या पोल पे लगे, है तो मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, क्या फर्क पड़ता है चार्ज पे लगे या पोल पे लगे, है तो मैग्नेटिक फोर्स। तो हाँ बिल्कुल सही बात है तो मैग्नेटिक फोर्स। तो बस इतना सा ध्यान रखो कि दोनों अलग अलग केसेस है, दोनों के हिसाब से फोर्सेस अलग अलग रिलेशन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। सो इसको नोट कर लो जल्दी से, और नोट कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आएंगे हम लोग। फिर कर लिया नोट, बढ़े आगे, आ जाओ जी। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है? दो बार मैग्नेट है प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर विद देयर अपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर। In absence of the other forces, these magnets are pulled towards each other and their kinetic energy increases. Does it contradict our earlier knowledge that the magnetic force cannot do any work and hence cannot increase the kinetic energy? पुराना नॉलेज हमारा ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क कर ही नहीं सकता है, तो वो कैसे किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है? तो पुराना नॉलेज क्या बोलता था आपका पुराना नॉलेज कहता था कि मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता था। मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो भाई साहब ये पुराना ज्ञान कहता था। अब आपके पास कहां से आया है पुराना ज्ञान? तो आओ जाओ मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं तुम लोगों को। पहली बात मैं जानता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वहीं होगा जहां वेलोसिटी है। सो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, या उल्टा बोल लूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब ध्यान रखना, ऑलवेज नहीं होता है, सिनेरियो के हिसाब से डिपेंड करता है, बट वो वेलोसिटी के लिए तो ऑलवेज ही होता है। ठीक है, सो एक बात ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर हुआ।
और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा. So the work done by the magnetic force comes out be zero. So the work done by the magnetic force is zero because magnetic force perpendicular है displacement के. और yes, अगर work done zero है तो kinetic energy initial और kinetic energy final होगी. ये हमारा पुराना ज्ञान है, ये हमारा अर्लियर नॉलेज हो गया. ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्लियर नॉलेज है. लेकिन इस बार सिनेरियो उसने चेंज कर दिया है. अब उसने बोला है कि दो मैग्नेट्स है मेरे पास में और उनके पोल्स को अपोजिट पोलैरिटी वालों को आसपास रखा है. जैसे कि मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके पास में एक मैग्नेट मैंने और रख दिया, ये रहा वो मैग्नेट. लेकिन इसको मैंने जब रखा तो यहां रखा साउथ पोल, यहां रखा नॉर्थ पोल. और अब बोला कि इनके बीच में हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बोला गया कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में. तो क्या ये एक दूसरे के पास जाएंगे? बिल्कुल सर, ये एक दूसरे के पास जाएंगे. और जैसे ही एक दूसरे के पास जाएंगे तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होगी? सो यस, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. पहले तो बोल रहे थे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, अब बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. ये क्या है? ये भी तो मैग्नेटिक फोर्स है. अरे भाई साहब, दो पोल्स के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर. याद है तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू पोल्स? तो जब दो मैग्नेट्स को हमने ऐसे रखा कि इनके जो पोल्स है, अपोजिट पोल्स, वो पास पास है, तो इनके बीच में लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ जाते हैं. और जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. जैसे जैसे इन पोल्स के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स और इंक्रीज हो जाएगा. और जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगा तो बोलो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. और अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी. होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो भाई फोर्स इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का रिलेशन यही है ना, कि फोर्स इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ. एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि स्पीड और ज्यादा, वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज होने लगी. और ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो रहा होगा ना इसका. तो स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. सही बात है सर. पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही थी, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही थी. मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो क्या तुम्हारा पुराना ज्ञान जो था वो क्या गलत है? क्या तुम्हारा पुराना नॉलेज जो था वो गलत है क्या? सोचो जरा. नहीं यार, हमारा पुराना नॉलेज गलत नहीं था, हमारा पुराना नॉलेज भी सही था, लेकिन ये केस अलग हो चुका है. फिर से वही बात बोलो, केस अलग हो चुका है. ये तुम बात कर रहे थे किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाले फोर्स की. ये मैग्नेटिक फोर्स जरूर था, लेकिन सर ये मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पे लग रहा था, जो कि मूव कर रहा था किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. और जो मैग्नेटिक फोर्स आज आप डिफाइन कर रहे हो, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रहा है किसी भी मैग्नेटिक चार्ज पे, या फिर बोलो किसी भी पोल पे. ये मैग्नेटिक फोर्स किसी भी मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, मैग्नेटिक चार्ज. ये मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है? अरे कुछ नहीं है, पोल है सिर्फ. पोल को कभी कभार मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं. ठीक है, पोल को कभी कभार मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं. तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज पे लग रहा था, ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक चार्ज पे लग रहा था. और ये वाले फोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये है कि भाई पोल्स होने चाहिए. इस वाले फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी? कि चार्ज होना चाहिए. पता है ना फॉर्मूला क्या होता था? F इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. याद है ना ये फॉर्मूला तुम लोगों को? लॉरेंस फोर्स भूल गए क्या? तो कंडीशन ये है कि यार इस फोर्स को इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए था, लेकिन यहां वाले मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक चार्ज चाहिए. दोनों के केसेस अलग अलग है, लेकिन सर फोर्स तो मैग्नेटिक ही है ना. हाँ, केसेस अलग है, दोनों केस अलग है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो वो भी है ना, मैग्नेटिक फोर्स ये भी है. तो पहले बोलते थे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, आज बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है. तो यस, इट कॉन्ट्राडिक्ट है ना, यही लिखते हैं ना, स्पेलिंग देख लेते कहीं गलती ना हो जाए बस. कॉन्ट्राडिक्ट, हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट our earlier knowledge
तो बिल्कुल हमारे पुराने नॉलेज को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन हमने उसको समझाया, हमने उसको बोला कि भाई साहब यहां पे दोनों केसेस अलग अलग हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात कर रहे हो, या आप बात करो पोल पे यानी कि मैग्नेटिक चार्ज पे, दोनों केसेस अलग अलग है। हां, वो अलग बात है कि दोनों में ही मैग्नेटिक फोर्स है, तो ऐसा कोई नेसेसरी वाला रूल नहीं बनाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आ सकता है। ऐसा कोई जबरदस्ती वाला केस न मत बनाना कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कभी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। नहीं, चेंज आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये परमानेंट वाला रूल मत बनाना कि भाई मैग्नेटिक फोर्स कभी भी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगा। कर सकता है अगर केस तुम्हारा मैग्नेटिक चार्जेस वाला हो तो यस, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अर्लियर नॉलेज, लेकिन ये डिपेंड करता है केस पे। ओके, सो बट मेक श्योर दीज आर टू डिफरेंट केसेस। ये हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा और ये हमारा केस नंबर 2 हो जाएगा। सो बट मेक श्योर दीज आर टू डिफरेंट केसेस, वो बात लिख लेना, ठीक है। बट मेक श्योर these are two different cases, दोनों ही अलग अलग केस है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैग्नेटिक फोर्स दोनों में ही है, बट यस दीज आर टू डिफरेंट केसेस। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट? पक्का? चलिए जी, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। एंड क्वेश्चन 8 हमारा बोलता है कि भाई साहब मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को आप डिफाइन करते थे इस फॉर्मूले से, पता है ना ये पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। हाँ, इस इक्वेशन को अप्लाई करो टू अ क्लोज कर्व एनक्लोजिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक कर्व है, एक क्लोज कर्व है जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को एनक्लोज कर रहा है, उसके लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं। उस केस में क्या होगा, द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, इसका जो राइट हैंड साइड है वो रिप्लेस हो जाता है बाय माइनस का म्यू नॉट आई बाय द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से जो इसका जो राइट साइड है वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी माइनस का म्यू नॉट आई में। हमने देखा कि यार UR2 यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे जो आपका पोटेंशियल था वो बराबर नहीं है पोटेंशियल एट द फर्स्ट पोजीशन, ऑल्दो इनके पोजीशन वेक्टर्स बराबर है, ऑल्दो इनकी पोजीशन सेम है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर्स इनके सेम है। सो क्या मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होगा कि इस केस में? क्या इस केस में जो आपने देखो, थोड़ा सा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले उसने एक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का फॉर्मूला दे दिया है। उसने बोला कि इसी इक्वेशन का हम यूज करते हैं और फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं और टू अ क्लोज कर्व जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को एनक्लोज कर रही है। द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन इज देन माइनस म्यू नॉट आई, जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की होगी वो माइनस का म्यू नॉट आई हो जाएगा बाय द एम्पियर्स लॉ। और हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल होता है एट द सेकंड पोजीशन वो बराबर नहीं है पोटेंशियल एट द फर्स्ट पोजीशन, इवन दो दोनों की पोजीशन सेम है। तो क्या मैं कैन वी हैव अ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इन दिस केस? अगर आप ये वाली चीज इस इक्वेशन में लगाओगे तो क्या आपको मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल मिलेगा क्या? सोच के देखो। अगर आप ये वाली कंडीशन लगा देते हो, क्लोज्ड कर्व एनक्लोजिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाली कंडीशन इस इक्वेशन में लगाते हो, अगर आपने ये कंडीशन इस इक्वेशन में लगाई तो क्या आपको मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल मिलेगा क्या? अगर आप इस इक्वेशन में आप ये कंडीशन लगा दो, क्या क्लोज्ड कर्व एनक्लोजिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो उसमें RHS ऑफ द अबव इक्वेशन राइट हैंड साइड जो है वो बदल जाती है, माइनस का म्यू नॉट आई हो जाता है। तो आई थिंक अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो इसमें इक्वेशन बन जाएगी UR2 वेक्टर माइनस UR1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का म्यू नॉट आई बाय द एम्पियर्स लॉ, एज पर द एम्पियर्स लॉ यही हो रहा है। तो हमने देखा कि यार ये दोनों तो बराबर ही नहीं है बट इनकी पोजीशन सेम है, तो क्या ऐसा इस केस में आपको मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल मिलेगा क्या? इस केस में मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल मिल पाएगा क्या? सोचो। नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एम्पियर्स लॉ हम यूज करते हैं बेसिकली वो रिक्वायर्ड होता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से,
ठीक है। और मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको मैग्नेटिक चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज अगर आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला जो होता है इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट m by r, where r is the position। मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है यहां पे मैग्नेटिक चार्ज यानी कि पोल की। लेकिन ये जो चीज आप कर रहे हो ना, ये जो एम्पियर्स लॉ लगा रहे हो आप लोग, इससे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। तो अगर यहां पे करंट होगा तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। करंट जीरो होगा तो ही ये इक्वल होंगे। करंट जीरो नहीं है, कुछ डिफाइन है क्या करंट के बारे में? यहां पे नहीं है। तो सिंपली इसको बस ऐसे समझो कि अगर आपके पास में कोई मैग्नेटिक चार्ज यानी कि पोल है तो ही आप मैग्नेटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास इक्वेशन में कहीं करंट आता है तो करंट का मैग्नेटिक पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसने क्या बोला कि अगर आप इस इक्वेशन का यूज इस इक्वेशन में एक क्लोज कर्व एनक्लोजिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वाली कंडीशन लगा देते हो तो आरएचएस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब उस केस में बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं है। अब यार यहां पे करंट आ गया, करंट को मैग्नेटिक पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है उसको, तो इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाई भी नहीं हो रही होगी वैसे भी, देख लो। ठीक है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होते हैं इनको रिक्वायरमेंट है इसकी, मैग्नेटिक चार्ज या फिर पोल की। यहां आ रहा है करंट जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर आपने इस इक्वेशन में ये कंडीशन लगा दी, इस इक्वेशन में अगर ये क्लोज्ड कर्व वाली कंडीशन लगा दी तो आपको यहां पे मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको यहां पे मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल नहीं मिलेगा बिकॉज एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट्स। बट फॉर द मैग्नेटिक पोटेंशियल वी वांट द मैग्नेटिक चार्ज। तो लिख लीजिए, बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ we find magnetic field due to current carrying elements only। but for मैग्नेटिक पोटेंशियल, है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल वी नीड एम। एम क्या है हमारा? पोल है। एम क्या होता है? पोल होता है। तो सबसे ज्यादा नेसेसिटी जो है वो हमें इसकी है। पहले तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज की जरूरत होती है के क्यू बाय आर, वैसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल में पोल की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर मैं बोल सकता हूं इसके दो नाम है, या तो तुम इसको पोल बोल लो या फिर तुम इसको मैग्नेटिक चार्ज बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो इसको पोल बोलो या फिर मैग्नेटिक चार्ज बोलो, एक ही बात है, इसको लेके कंफ्यूज मत होना। बाकी सारी बातें उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। हम ये सब कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि हमने देखा ऐसा ऐसा हुआ। वो तो सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल मिलेगा किस केस में। तो बोलना यार यहां पे कौन सा मैग्नेटिक पोटेंशियल तुम्हें मिल सकता है? करंट कैरिंग एलिमेंट है यहाँ पे। जो आप एम्पियर्स लॉ लगा रहे हो ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर द टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट। बट ये क्या पोटेंशियल फाइंड करवा रहा है? पोटेंशियल फाइंड करने के लिए करंट की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए तो मैग्नेटिक चार्ज की जरूरत है या फिर पोल की जरूरत है। तो ये क्या कुछ मिलेगा यहां से? पोटेंशियल मिल पाएगा तुम्हें? कभी नहीं मिलेगा सर, कभी नहीं मिलेगा। सो इससे क्या कभी तुम्हें पोटेंशियल मिल पाएगा? नहीं सर, इससे मुझे कभी पोटेंशियल नहीं मिल पाएगा। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मुझे मैग्नेटिक चार्ज की जरूरत है। तो करंट वाली बातें बता रहा है, नहीं मिलेगा। सो नो, वी कैन नॉट, कैन वी हैव अ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इन दिस केस? नो। तो इसका फाइनल आंसर तो ये है कि नहीं, हमें नहीं मिलेगा। कैन वी हैव अ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इन दिस केस? नो, वी डोंट हैव दिस पार्ट। हमें तो मैग्नेटिक फील्ड, इससे एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है क्योंकि करंट एलिमेंट की वजह से, और वो पोटेंशियल फाइंड करवाना चाहता है। पोटेंशियल के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे सर यहां से भी क्या कर सकते हो? अरे
अरे मैग्नेटिक फील्ड तो रिक्वायर्ड ही होता है ना फिर भी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल में भी रिलेशन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक पोटेंशियल निकल जाएगा वहां से। अरे यार, डेल्टा V इक्वल्स टू ई डॉट डी आर इंटीग्रल, यह रिलेशन पढ़ा है ना। ये भी तो ये लिखा है डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस का साइन, ओहो माइनस का साइन तो लगाया नहीं हमने, माइनस का E डॉट डी आर पढ़ा है ना रिलेशन। तो यहां पे भी तो ये है, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ B डॉट। तो एक ही तो बात है यार, तुम भले वो चीज पढ़ रहे हो या ये चीज पढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, मिलेगा तो मैग्नेटिक पोटेंशियल ना। लेकिन अगर यहां पे B डॉट डी आर की जगह म्यू नॉट आई लिख दूं, B डॉट डी आर की जगह म्यू नॉट आई लिख दूं, तो तुम्हें कुछ मिलेगा क्या पोटेंशियल जैसी बातें? नहीं मिलेगी ना। इससे क्या पोटेंशियल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है, यहां पे भी उसने मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन लिख रखा है, और वो मांगना चाह रहा है कि अगर इसमें आप इस इक्वेशन को यूज करो फॉर द क्लोज कर्व एनक्लोजिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इसका जो आरएचएस है ना वो म्यू नॉट आई बन जाएगा। अब यार इसका मैग्नेटिक पोटेंशियल का म्यू नॉट आई से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो करंट है, ये तो करंट है, करंट से मैग्नेटिक पोटेंशियल को क्या लेना देना। मैग्नेटिक पोटेंशियल को तो मतलब है मैग्नेटिक चार्ज यानी कि पोल से, तो करंट का कुछ नहीं करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए फटाफट से। ओके जी, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलते हैं क्वेश्चन 9, आओ देखें। वेल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, कैन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी वर्टिकल एट अ प्लेस? क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे वर्टिकल हो सकता है? What will happen to a freely suspended magnet at such place? ऐसी जगहों पे freely suspended magnet का क्या हाल होगा वो बताना है। And what is the value of dip here? dip का वैल्यू क्या होगा? चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया सॉल्व तुम्हारा? कर लिया तुम लोगों ने? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यार मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा था तुम लोगों से कि अर्थ जो है वो सीधी तो होती नहीं है, अर्थ टिल्टेड है। तो तुम जानते हो कि अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस ये हो गया। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस भी बना लेता हूं थोड़ा बहुत। ये क्या बना लिया? अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस, थोड़ा सही से बना लेते हैं। तो समझने के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है? वैसे तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी यार। सही बन गया। सो ये एंगल होता था 11.2, ये होता था मैग्नेटिक एक्सिस, ये होता था जियोग्राफिकल एक्सिस। हमने बोला फील्ड हमेशा निकलती थी कहां से? अर्थ के ऊपर की तरफ होता था नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ होता था साउथ पोल। तो ये तो हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो फील्ड लाइन निकलती थी साउथ से, एंटर करती थी नॉर्थ पे, फील्ड लाइन निकलती थी साउथ से, एंटर करती थी नॉर्थ पे। और जब ये नॉर्थ पे एंटर करती थी तो एक बहुत मस्त वाली बात दिखी थी, पता है ना तुम्हें क्या? कि जब ये नॉर्थ पे एंटर करती है तो फील्ड उस टाइम पे वर्टिकल होती है। सो कैन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी वर्टिकल एट द प्लेस? यस, एट द पोल्स, एट द पोल्स field lines are perpendicular. Earth's field, अर्थ की जो फील्ड है इज वर्टिकल। अर्थ का जो फील्ड है वो वर्टिकल है। तो एट द पोल्स अर्थ की जो फील्ड है वो वर्टिकल है। और यहां पे अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रख दो, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी कि देखो फील्ड ऐसी है, अभी सपोज करो फील्ड ऐसी है, और इसी फील्ड में आपने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रख दिया, तो वो क्या करेगा? अपने आप को रोटेट कर लेगा ऐसे, और अपने आप को वर्टिकल अलाइन कर लेगा ऐसे।
तो अगर आपने फील्ड में एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा तो वो अपने आप को ऐसे रोटेट कर लेगा और वो वर्टिकली अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो व्हाट विल हैपन टू अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एट सच प्लेट? इट विल अलाइन itself in the direction of the field. Self in the direction of field. कैसे अलाइन करेगा वो अपने आप को? इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि कैसा हो जाएगा? ये वर्टिकल हो जाएगा। कैसे अलाइन कर लेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि वो मैग्नेट हमारा कैसा हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। पहले हॉरिजॉन्टली ऐसे मैग्नेट को रखा था, ऐसे लटका के रखा मैग्नेट को, वो अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा। समझो, जैसे तुम सपोज करो पोल के ऊपर खड़े हो, पोल पे खड़े हो गए, तुमने इसको ऐसे पकड़ा मैग्नेट को, ये ऐसे मैग्नेट है ना, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता था। तुमने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ऐसे लटकाया तो अब वो ऐसे हो जाएगा, अपने आप को वर्टिकली अलाइन कर लेगा वो। तो मैग्नेट अपने आप को क्या करेगा? वर्टिकली अलाइन कर लेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप हियर? डिप क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है। तो यहां पे तो फील्ड ही वर्टिकल है सर, यहां पे तो फील्ड ही वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। सो एट पोल्स डिप एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो पोल्स पे डिप एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनेगा। तो एक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नोट कर लेंगे इसको फटाफट से। पोल्स पे डिप एंगल 90 डिग्री का बनेगा, नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया नोट? बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हमसे पूछता है, आओ देखो। कैन द डिप एट अ प्लेस बी 0? किसी प्लेस पे डिप एंगल 0 हो सकता है क्या? किसी प्लेट पे डिप एंगल 90 हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कहां कहां होंगे? सोचो जरा। सो भाई कहा जाता है कि डिप क्या है? बेसिकली डिप इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं, सो इफ दिस इज योर अर्थ एंड ये अगर टिल्टेड है ऐसे और फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, सो एट द इक्वेटर यू कैन सी हियर कि जो फील्ड है वो कैसी बन रही है। एक मिनट को, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, टेंजेंट बना लो इस पे, टेंजेंट बना लो इस पे। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, इक्वेटर का हॉरिजॉन्टल भी ये है, इक्वेटर पे ये हॉरिजॉन्टल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कितना एंगल बनता है यहां पे? सो एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप कम्स आउट बी 0। ये देख लो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। पोल पे आ जाओ, पोल पे आ जाओ। पोल पे देखा ये हॉरिजॉन्टल और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझ लो ना। पोल पे देखा तो ये हॉरिजॉन्टल और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पे होता है पोल, यहां पे होता है इक्वेटर। सो एट पोल्स योर एंगल ऑफ डिप कम्स आउट बी 90 डिग्री। पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90 होता है, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। फटाफट से नोट कर लीजिए। अरे हो गया, सिंपल है ये तो, बहुत है ना। चलो भाई तब तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। वेल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, द रिडक्शन फैक्टर K of a tangent galvanometer is written on an instrument. The manual says that the current is obtained by multiplying this factor to tan theta. भाई किसी भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एक रिडक्शन फैक्टर होता है और वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे वो रिडक्शन फैक्टर लिखा हुआ है, मतलब डिफाइन करके रखा है किसी भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए। तो अगर किसी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का रिडक्शन फैक्टर जो है वो उस पे लिखा हुआ है, यानी कि ये K हमारा कांस्टेंट हो चुका है। मैनुअल हमसे बोलता है कि करंट अगर आपको चाहिए किसी भी गैल्वेनोमीटर से, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से अगर आपको करंट चाहिए तो आप इस रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय अ फैक्टर ऑफ tan थीटा। थीटा यहां पे एंगल ऑफ डिप होगा। तो बोला जाए कि किसी भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से आपको करंट चाहिए। क्वेश्चन में ही तुम्हें ज्ञान दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में ही ज्ञान दे रखा है, तो समझ जाना। किसी भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से
किसी भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से आपको अगर करंट चाहिए तो वो होता है रिडक्शन फैक्टर के इंटू टैन थीटा। थीटा होता है एंगल ऑफ डिप, फॉर्मूला याद रखना आगे से, थीटा होता है एंगल ऑफ डिप। अब बात यह है कि भाई साहब आपने इस प्रोसेस को भुवनेश्वर में किया, भुवनेश्वर में मस्त एकदम बढ़िया वाली रीडिंग आ गई। अब आप इस प्रोसीजर को रिपीट करते हो और इंस्ट्रूमेंट को लेके जाते हो नेपाल। भुवनेश्वर में तुमने एक्सपेरिमेंट किया, करंट का वैल्यू रीड किया, मस्त वैल्यू आ गई। अब आप इसको लेके गए नेपाल में, तो यहां पे क्या प्रोसीजर तरीके से काम करेगा क्या नेपाल में? क्या यहां पे कोई एरर आएगा? और क्या इस एरर को करेक्ट करने के लिए क्या मैनुअल को सही करना पड़ेगा या फिर पूरे इंस्ट्रूमेंट को ही फैक्ट्री भेजना पड़ेगा वापस? तीन चीजें पूछी है। भुवनेश्वर में आपने करंट फाइंड आउट किया, बहुत अच्छे से वैल्यू आपको मिल गई, फिर आप सेम प्रोसेस को नेपाल में रिपीट कर दो। तो पहली बात यह कि क्या नेपाल में यह प्रोसेस इजीली हो पाएगा, मतलब क्या सक्सेसफुली ये प्रोसेस हो पाएगा? और अगर सक्सेसफुली प्रोसेस हो भी गया तो जो करंट आपने फाइंड किया क्या उसमें कुछ एरर होगा? और अगर एरर है भी सही तो उस एरर को कैसे मेजर करेक्ट करेंगे? बाय करेक्टिंग द मैनुअल और बाय सेंडिंग द होल इंटेंजेंट गैल्वेनोमीटर टू द इंडस्ट्री या सॉरी फैक्ट्री में आप लेके जाएंगे इसको। बताओ भाई। सर जी देखो, पहली बात तो ये होती है कि अगर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, अच्छा तुम सोच रहे हो क्या? सोच लो, नहीं सोच लो तुम तो पहले। भुवनेश्वर में किया, मस्त हो गया, नेपाल में गए तो क्या होगा? नेपाल में गए तो क्या हुआ? चांद पे थोड़ी चल गए, है तो अर्थ पे ही ना, हो जाएगा। अरे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में कहानी आती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, तो कहीं ना कहीं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो अगर आप नेपाल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल में आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। सो विल द प्रोसीजर वर्क इफ द इंस्ट्रूमेंट इज टेकन टू द नेपाल? यस, द प्रोसीजर वर्क्स इन नेपाल। ठीक है, नेपाल में ये प्रोसीजर काम करेगा क्योंकि तुम अभी भी अर्थ पे हो, चांद पे थोड़ी चल गए तुम लोग, नेपाल ही तो गए हो। चलिए भाई, इफ देर इज सम एरर, अगर कोई एरर आता भी है तो क्या इसको मैं करेक्ट कर सकता हूं बाय जस्ट करेक्टिंग द मैनुअल, या फिर मुझे पूरे इंस्ट्रूमेंट को फैक्ट्री भेजना पड़ेगा? देखो भाई, क्या होता है कि इस पूरे फॉर्मूले में इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने के का वैल्यू फिक्स करके रखा है, मतलब उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मैनुअल ने बोला कि करंट फाइंड करने के लिए के टैन थीटा यूज करो, तो वो बोलता है या तो हम फॉर्मूले को करेक्ट कर दें। मैनुअल को करेक्ट करने का मतलब क्या है? मैनुअल यही तो बोल रहा है आपका कि जो फॉर्मूला है वो है आई इक्वल्स टू के टैन थीटा। तो अगर आपके पास कोई एरर आता है नेपाल में, तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए या तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले को चेंज कर दो, या फिर पूरे डिवाइस को आप वहां भेज दो। तो देखो पॉइंट इतना सा है कि इन नेपाल थीटा में वेरी, अभी थीटा क्या है? डिप एंगल। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिप या फिर डिप एंगल है। तो अलग अलग जगहों पे जो डिप एंगल होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि नेपाल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, भुवनेश्वर के आसपास करोगे तो ठीक है, थोड़ा इक्वेटर के ज्यादा दूर तो नहीं होना है एटलीस्ट उससे, तो उसके कुछ नियर बाई ही रहोगे, ज्यादा दूरी पे भी नहीं जा रहे हो तुम लोग। तो मतलब पॉइंट ये है कि ठीक है ना, वहां पे डिप एंगल कुछ और होगा, नेपाल पे जाओगे कुछ और होगा, थोड़ा और ऊपर रशिया साइड जाओगे तो डिप एंगल और हो जाएगा। मतलब हर एक पोजीशन पे जो डिप एंगल है वो चेंज हो रहा है। सो डिप एंगल चेंज होने की वजह से करंट की वैल्यू मुझे डिफरेंट मिल रही है। तो नेपाल में थीटा चेंज हो सकता है, तो इन नेपाल हमारे पास हो सकता है यहां पे थीटा डैश आ जाए, तो उसकी वजह से करंट आई डैश आ जाएगा, तो इट विल बी ओके टैन थीटा डैश। तो क्या इस काम के लिए क्या सिर्फ डिप एंगल चेंज होने की वजह से पूरी मशीन को फैक्ट्री भेज दोगे? नहीं सर, हम इंटेलिजेंट है, हम दिमाग लगा लेंगे, हम पता करेंगे पहले नेपाल में डिप एंगल क्या है, उसके बाद करंट मेजर कर लेंगे। फिर है ना भाई, हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट कर लेंगे नेपाल में डिप एंगल क्या है, उसके बाद हम करंट मेजर कर लेंगे बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। सही है ना? नोट कर लो इसको। ठीक है, तो बस एक काम करो, नेपाल में फाइंड करो डिप एंगल कितना है और तुम्हें वहां पे भी करंट मिल जाएगा। नेपाल में फाइंड करो डिप एंगल कितना है, तुम्हें वहां पे भी करंट मिल जाएगा। सो इफ देयर इज सम एरर, we will adjust
will adjust the value of theta, value of tan theta. अब tan theta की वैल्यू कैसे एडजस्ट करते हैं? tan theta अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, ठीक है? tan theta की वैल्यू कैसे निकालते हो तुम लोग? याद होगा तुम्हें b अपॉन बी एच करते थे, याद है? हाँ सर बिल्कुल. टेंजेंट लॉ ये था ना तुम्हारा. सो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी उसी पे काम करता है, b इक्वल्स टू बी एच tan थीटा. तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप tan थीटा की वैल्यू को एडजस्ट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो. नेपाल में भी, नॉट ओनली द नेपाल, किसी भी देश में चले जाओ, बस आपको ये tan थीटा एडजस्ट करना है. tan थीटा एडजस्ट करने के लिए थीटा को एडजस्ट कीजिए, बाकी आपका काम आराम से हो जाएगा. तो आपको कोई ऐसा फैक्ट्री भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एरर को एडजस्ट करना है. तो एरर को एडजस्ट करने के लिए वैल्यू ऑफ थीटा को चेंज कर लीजिए, आपके एरर्स सही हो जाएंगे बिल्कुल. चलिए भाई, हो गया ना करेक्शन? बहुत बढ़िया. सो यार यही बातें हैं जो तुम्हें बतानी थी, और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो समझ आ रही होगी. फिर भी तुम्हें लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो वीडियो दोबारा देखना है, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप वेबसाइट पे ज्वाइन कीजिए. बिकॉज अगर आप वेबसाइट पे ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली ये सारी वीडियो आपको अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलती है. और नॉट ओनली दिस वीडियो, हर एक वीडियो यहां पे हमने अरेंज करके रखी है, एंड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई वन, और उस प्लेलिस्ट में आके फटाफट से वीडियो देखो, अपने डाउट्स को क्लियर करो और फ्री हो जाओ. ये चीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको वेबसाइट पे. तो वेबसाइट पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू थिंक ऑफ कि यार यूट्यूब को ही कंटिन्यू करते हैं, सो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हम लोग यहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं. सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लेना, और हाँ, सेशन को शेयर जरूर करना, सो दैट हर उस बच्चे तक वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए जो तुम लोगों को मिल रही है, राइट? एंड अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फील आ रहा है फिजिक्स का, तो लाइक जरूर कर देना सेशन को. So, ये सारे काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन कंप्लीट कर दो फटाफट से, और बाकी की बातें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट.